ओके, हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। उसमें हमने सेल स्ट्रक्चर में कहा था देयर आर फोर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। नंबर वन हमने कहा था दैट वाज सेल वॉल, सेकंड हमने कहा था सेल मेम्ब्रेन, थर्ड वन हमने कहा था साइटोप्लाज्म एंड फोर्थ वन वी डिस्कस्ड अबाउट द साइटोस्केलेटन। आज हम डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज। Organelles basically these are the small structure that are present in the cytoplasm of the cell. There are different types of organelles present होती हैं आपके पास, यूकैरियोटिक सेल्स में भी होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होती हैं। We will discuss one by one each organelle को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर वन हमारे पास ऑर्गेनेली है, that is nucleus. Nucleus is the most important organelle in the cell. आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल में that is not a prominent nucleus, जबकि यूकैरियोटिक सेल में it is a prominent nucleus। हम दोनों का डिफरेंस जो है वो देखते हैं। न्यूक्लियस बेसिकली प्रेजेंट होता है इन द सेंटर ऑफ द सेल्स इन एनिमल सेल, जबकि प्लांट सेल्स में ये आपके पास एक साइड पे होता है बिकॉज ऑफ द लार्ज वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है वो प्लांट्स में थोड़ा सा उसका साइज बड़ा होता है, इसलिए जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पे पुश हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो लाइक सेल मेम्ब्रेन, जैसे सेल के गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इस तरह न्यूक्लियस के गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जिसको हम कहते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर के गिर्द आपके पास एक क्या होती है, इसी तरह स्ट्रक्चर होती है, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, जो आपके पास एक हमारे पास जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है तो इसके गिर्द हमारे पास क्या होती है, न्यूक्लियर एनवेलप होती है। ठीक है, अच्छा न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर आपके पास बिल्कुल इन द सेंटर आपके पास एक छोटा सा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, डार्क स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान ये जो आपके पास सारा मटेरियल है, इस मटेरियल को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। लाइक साइटोप्लाज्म आपके पास जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है इन दी सेल, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अच्छा अब न्यूक्लियर एनवेलप में आपके पास स्मॉल पोर्स होते हैं, सेल जैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं, इसी तरह न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर भी स्मॉल पोर्स होते हैं which allow some particles to pass through it and which don't allow some particles to pass through it। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपके पास बेसिकली डीएनए प्रेजेंट होता है, या जिसको हम क्या कहते हैं क्रोमोसोम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, डीएनए जो होता है वो एट द टाइम ऑफ डिवीजन वो आपके पास एक अरेंज फॉर्म में आ जाता है, इस फॉर्म में, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उस मीन के उसके डीएनए भी डिवाइड हो रहा होता है, तो जब उस टाइम पे डिवीजन के टाइम पे जो डीएनए है वो आपके पास अरेंज फॉर्म में आ जाएगा, इस अरेंज फॉर्म को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। नॉर्मल कंडीशन में वो क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि वो आप कहते हैं कि एक टेंगल्ड फॉर्म होती है, टेंगल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए जिसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन। जो एक जो है वो आप कहते हैं कि जैसे इसकी कोई शेप नहीं होती है, एक टेंगल्ड फॉर्म नहीं होती है, जिसको हम क्या कहते हैं क्रोमेटिन। नॉर्मल फॉर्म में डीएनए क्रोमेटिन की फॉर्म में होगा, जबकि सेल डिवीजन के टाइम पे वो अरेंज फॉर्म में आ जाएगा जिसको हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। अच्छा, दिस इज बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में आपके पास ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये प्रेजेंट नहीं होती, बाकी सारी चीजें उसी तरह होती हैं, जबकि आपके पास न्यूक्लियर एनवेलप उसके न्यूक्लियस के गिर्द प्रेजेंट नहीं होती। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो आपके पास सेंटर में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के सेंटर में, जबकि न्यूक्लियर एनवेलप आपके पास नहीं होती। ठीक है, सो दिस इज डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है वो बेसिकली यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है, तो इट कंट्रोल्स ऑल दी सेल, इसलिए हम कहते हैं इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ दी सेल। क्यों? क्योंकि ये आपके पास पूरे सेल को, उसके अंदर जो कुछ हो रहा है वो सारा का सारा ये कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनेली है दैट इज राइबोसोम। Ribosome is another organelle tiny granular structure that is present in the cytoplasm of the
cell. अच्छा, राइबोसोम जो है it is either freely floating or it is attached with the another organelle called as endoplasmic reticulum. ठीक है, तो आपके पास या तो ये फ्री होगी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होगी। राइबोसोम की अगर हम देखें तो देयर आर टू स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन दी राइबोसोम। नंबर वन इज कॉल्ड एज लार्जर सब यूनिट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज स्मॉलर सब यूनिट। ये दो आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं प्रेजेंट होती हैं। तो राइबोसोम या तो फ्रीली प्रेजेंट होगा, फ्रीली मूव करेगा इन साइटोप्लाज्म, या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या होगा, अटैच होगा। राइबोसोम का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि इट हेल्प्स इन दी प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। तो आपके पास ये यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी, ये दोनों सेल्स में राइबोसोम बेसिकली प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम दैट इज स्लाइटली लार्जर होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स थोड़े से क्या होता है, स्मॉल होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। तो इसका फंक्शन क्या है कि इट हेल्प्स इन दी प्रोटीन सिंथेसिस। जो भी डीएनए से आगे प्रोटीन बनती है वो सारी की सारी बेसिकली आपके पास क्या होती हैं, वो राइबोसोम बनाते हैं। ठीक है, जब प्रोटीन सिंथेसिस करनी हो, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करो, तो उस टाइम पर लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। जबकि नॉर्मल कंडीशन में व्हेन देयर इज नो प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये जो आपके पास लार्जर सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट है, ये दोनों डीटैच होते हैं और आपके पास वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब प्रोटीन सिंथेसिस करनी हो तो ये दोनों असेंबल्ड हो जाते हैं, जबकि जब नहीं करनी हो तो ये क्या होते हैं, डिसअसेंबल्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनेली है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स। पूरे सेल्स को जितनी भी एनर्जी चाहिए, जितनी भी एटीपी चाहिए, वो बेसिकली कौन प्रोवाइड कर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर होता है। ठीक है, क्यों माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर होता है, बिकॉज दिस इज द साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। जो सेलुलर रेस्पिरेशन हमने कहा, इट इज द प्रोसेस व्हिच हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है और एटीपीज बनती हैं। वो कहाँ पे और होता है, वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपीज प्रोड्यूस करती हैं एंड देन एटीपीज वो आपके पास यूज होती है पूरे सेल में। ठीक है, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देखें तो एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और इसके अंदर एक इनर मेम्ब्रेन आपके पास क्या होती है, प्रेजेंट होती है, दो मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, इसमें आपके पास देखें तो इस तरह ये फोल्डिंग्स बनी हुई हैं। ठीक है, इस फोल्डिंग्स को हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज क्रिस्टे। इन फोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज क्रिस्टे। अच्छा, ये क्रिस्टे के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है, जो आपको ब्लूइश कलर नजर आ रहा है, ये जो आपके पास सरफेस है क्रिस्टे की, हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका अपना डीएनए एंड इसका राइबोसोम होता है। क्यों अपना डीएनए एंड राइबोसोम होता है, बिकॉज आपके पास ये एनर्जी प्रोवाइड कर होता है, तो इसका अपना डीएनए और क्रोमोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि आपको हेल्प करता है इसमें आगे इसकी एनर्जी प्रोडक्शन में। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड ऑर्गेनेली ऑफ द सेल which is mitochondria called the powerhouse of the cell. उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनेल है that is present only in plant cell, that is plastid. प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, या आप कहते हैं फोटोसिंथेटिक, जो ग्रीन प्लांट है जैसे एलजी है उसमें भी ये प्रेजेंट होता है। अब ये प्लास्टिड हेल्प इन दी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस व्हिच थ्रू व्हिच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, तीन तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। नंबर वन है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड वन इज ल्यूकोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो अगर हम जी, आपका कोई क्वेश्चन है, किसने हैंड रेज किया था, अब्दुल मुहेज जी? सर ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है? जी डेफिनेटली, जब सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो इस मीन बॉडी को एनर्जी भी यही प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का मतलब है बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनेल है दैट इज प्लास्टिड। प्लास्टिड हमारे पास हमने कहा देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट।
अच्छा, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो बाउंड इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, ठीक है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो आपको स्मूथ होती है एंड इट गिव्स राइज आपके पास सेक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज थैलोकाइट। ये जो आपके पास एक ये जो रिंग है ना, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज थैलोकाइट। कि दिस इज द फर्स्ट, आप कहते हैं कि फर्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिक दैट इज क्लोरोप्लास्ट। उसकी स्ट्रक्चर में आपके पास क्या होती है, आउटर स्ट्रक्चर जो होती है दैट इज स्मूथ एंड इनर आपके देखें तो आपके पास इस तरह रिंग्स होती है। इन रिंग को हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज थैलोकाइट्स, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, थैलोकाइट। ये थैलोकाइट जो रिंग्स हैं बेसिकली ये एक दूसरे के साथ इस तरह ऊपर नीचे जुड़ी होती हैं। जब ये जुड़ के एक पूरा एक स्टेक बना देती है, इस स्टेक को हम कहते हैं नाउ दिस इज कॉल्ड एज ग्रेनम। इसको हम क्या कहते हैं, नाउ दिस इज कॉल्ड एज ग्रेनम, ठीक है। अच्छा, ये जो ग्रेनम है जो थैलोकाइट से मिलकर बना होता है, ये एक फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आपके पास जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपको पता है कि विच हेल्प इन दी प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल बेसिकली वो आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट जो है इट इज द साइट फॉर दी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में और होता है which help in the which is a process that through which plant prepare their own food। वो कहाँ पे और होता है बेसिकली, वो क्लोरोप्लास्ट में और होता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, उसके बाद सेकंड टाइप जो आपके आप आ जाती है प्लास्टिक की, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है इट इज एसोसिएटेड विद ब्राइट कलर्स। जो आपको कलर्स नजर आते हैं डिफरेंट प्लांट्स के, डिफरेंट कलर्स रेड ब्लू जो है ये जो है वो बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो आपके पास ये क्रोमोप्लास्ट जो है वो ब्राइट कलर जो है वो जैसे पेटल्स फ्रूट्स के डिफरेंट कलर्स हैं, तो वो किस वजह से और होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से और होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन ब्राइट कलर्स का फंक्शन क्या है कि इट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, ताकि इंसेक्ट्स आके वो इन पे बैठे, और इट हेल्प्स इन दी पॉलिनेशन। कि इंसेक्ट्स आएंगे वो आपके पास पॉलिनेशन के लिए पोलन्स लेके देन जाएंगे। तो क्रोमोप्लास्ट का बेसिक फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन दी पॉलिनेशन, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड है दैट इज लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट है दिस इज कलरलेस। आपके पास एक कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। और इसका फंक्शन क्या होता है कि स्टोर स्टार्च प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, जो कि प्लांट्स में एक्स्ट्रा स्टार्च प्रोटीन और लिपिड्स हैं वो सारे के सारे बेसिकली कहाँ पे स्टोर होते हैं, लीकोप्लास्ट में स्टोर होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑर्गेनेली आ जाती है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली। कैसे, कि आपके पास इट इज एन इंटरकनेक्टेड चैनल। जो आपके पास एक चैनल होता है जो एक्सटेंड होता है फ्रॉम अगर मैं देखूं, ये देखें आपके पास ये एक्सटेंड होता है न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक। फर्स्ट कर लें, आपके पास ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ये सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियस तक पूरे साइटोप्लाज्म में बेसिकली ये इंटरकनेक्टेड चैनल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दो टाइप के आपके पास कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। नंबर वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका नाम इसलिए दिया गया बिकॉज इट हैज रफ शेप। आप देखें तो इसकी ये जो शेप है ये रफ शेप है। रफ शेप का मतलब ये है कि इसके ऊपर आपके पास राइबोसोम्स अटैच होते हैं। राइबोसोम अटैच होने की वजह से इसकी जो अपर सरफेस है वो स्मूथ नहीं होती क्योंकि वो रफ बन जाती है बिकॉज ऑफ राइबोसोम। तो इसलिए इसका नाम क्या दिया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है कि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड है, तो इट हेल्प्स इन दी प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हेल्प करता है, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देयर आर नो राइबोसोम्स, राइबोसोम नहीं होते, और इसकी इसी वजह से इसकी स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास क्या होती है, इसकी सरफेस स्मूथ होती है। इसका फंक्शन क्या होता है कि इसका फंक्शन ये है कि ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है एंड इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अनदर। पूरे साइटोप्लाज्म में ये स्प्रेड हुआ हुआ था, तो इसलिए ये एक जगह से सेल के दूसरी जगह तक चीजें ट्रांसपोर्ट करती है। इसके अलावा इसका और फंक्शन ये है कि जो डिफरेंट केमिकल्स एंटर होते हैं सेल्स में उसको भी डिटॉक्सिफाई करती है, उसको भी क्या कर देती है, उसकी टॉक्सिसिटी क्या करता है, खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास दो टाइप्स आ जाती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एक नंबर वन है रफ एंड सेकंड वन जो है वो आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑर्गेनेल है दैट इज गोल्जी अपरेटस।
गोल्जी अपरेटिस इसका नाम इसलिए पड़ा था कि ये आपके पास एक इटालियन फिजिशियन था, दैट इज कैमिलो गोल्जी, उसने डिस्कवर किया था, तो इसलिए इसका नाम भी दे दिया था उसी के नाम पे, दैट इज गोल्जी अपरेटिस। ठीक है, गोल्जी अपरेटिस बेसिकली जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे होते हैं, इसी तरह इसके अंदर भी एक आप कहते हैं कि ये एक सेक्स बनी होती है, स्टेक्स बनी होती है। स्टेक्स को हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज सिस्टर्ने, इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर स्टेक्स आर कॉल्ड एज सिस्टर्ने। ठीक है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखें तो वो आपके पास क्रिस्टे होते हैं, इसमें हम क्या कहते हैं, सिस्टर्ने होता है। ठीक है, अच्छा ये आपके पास ये जो एक सिस्टर्ने है, ये है, अगर ये एक सिस्टर्ने है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ, ये पूरे सिस्टर्ने डिफरेंट सिस्टर्ने जो है वो कंबाइन होके पूरे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज गोल्जी अपरेटिस, या इसको हम आल्सो कॉल्ड एज गोल्जी बॉडीज। ठीक है, इसका आपके पास फंक्शन ये है कि ये एक तो बहुत प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में भी एंड प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसका फंक्शन ये होता है कि इट मॉडिफाइज मॉलिक्यूल कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमने कहा था कि उसका फंक्शन क्या है कि वो आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और सेकंड जो डिफरेंट केमिकल्स आते हैं या जो लिपिड मेटाबॉलिज्म करता है, तो वो लिपिड मेटाबॉलिज्म के बाद जो आपके पास आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स आते हैं, वो डायरेक्टली गोल्जी अपरेटिस तक आते हैं। गोल्जी अपरेटिस का फंक्शन क्या होता है कि वो जो लिपिड मेटाबॉलिज्म के बाद वो आ रहे मॉलिक्यूल, उनको एक सेक में बंद कर देना। गोल्जी अपरेटिस का फंक्शन क्या है, उनको एक सेक्स में क्या कर देती है, उनको मॉलिक्यूल्स को क्लोज कर देती है। ठीक है, ये जो आपके पास क्लोज कर देती है सेक में, उसको हम कहते हैं नाउ दिस इज कॉल्ड एज गोल्जी वेसिकल्स। इसको हम अब क्या कहेंगे, गोल्जी वेसिकल। अब बेसिकली इसमें सेक्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो लिपिड्स आ रहे हैं मेटाबॉलिज्म के बाद, उनको इस तरह सेक्स में बंद करने का मतलब क्या होता है, ताकि सेल में जो है वो इजीली ये ट्रेवल कर सके। ठीक है, तो गोल्जी वेसिकल्स बेसिकली इसका गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या है कि इट स्टोर इट, या आप कह देंगे इट हेल्प इन दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द लिपिड्स, जो अगर मेटाबॉलिज्म होने के बाद आते हैं तो गोल्जी वेसिकल्स बनाते हैं। गोल्जी वेसिकल्स देन पूरे सेल में इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं जहां पे उनको जाना होता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है कि इट मॉडिफाइज द मॉलिक्यूल्स कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसी वजह से गोल्जी जो है वो इसको जो साइंटिस्ट था उसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था बिकॉज ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनेल ये दैट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम बेसिकली ये आपके पास बेल्जियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्रिश्चियन डेने डी डोव, इसने डिस्कवर किया था। सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। इसका फंक्शन क्या है कि इट हैज स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये आपके पास फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो भी फूड इनटेक हो रहा होता है सेल के अंदर जा रहा होता है, तो लाइसोसोम क्या कहता है, बिकॉज ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम, वो फूड को डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, और वेस्ट मटेरियल अगर कोई सेल के अंदर जाता है तो उसको भी क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। अच्छा, जब ब्रेक डाउन करने के बाद लाइसोसोम जो है वो फूड को आपके पास अनदर ऑर्गेनेली कॉल्ड एज वैक्यूल, उसमें वो फ्यूज हो जाता है, और वैक्यूल्स में बेसिकली वो क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, वैक्यूल जो है वो फूड स्टोर करता है, तो लाइसोसोम उसके साथ फ्यूज होता है। लाइसोसोम में देयर आर डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम, तो वैक्यूल में फूड होता है, यहाँ से डिफरेंट एंजाइम जाते हैं थ्रू लाइसोसोम, और वहां पे फूड क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड because the lysosome has strong digestive enzymes। उसके बाद आपके पास ये स्ट्रक्चर बेसिकली बताई हुई है कि जो फूड आ रहा होता है गोल्जी अपरेटस के पास, वो इस तरह से एक बंद होता है। ठीक है, तो उसके पास जो है वो लाइसोसोम, उसको ये वैक्यूल है जहाँ पे फूड स्टोर है, यहाँ से लाइसोसोम जाता है, ये दोनों यहाँ से फूड और लाइसोसोम दोनों मिक्स हो जाते हैं, और यहाँ से ये जो फूड है ये ब्रेक डाउन होकर डाइजेस्ट हो जाता है, और इस तरह डिफरेंट टारगेट जो है वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनेल ये दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल बेसिकली एनिमल्स होता है, मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें होलो या सिलिंड्रिकल ऑर्गेनेलीज होती हैं। ठीक है, होलो आप कहते हैं या सिलिंडर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं नाउ दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल बेसिकली इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर। जब सेल डिवीजन होती है तो आपके पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनती है, उनको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर, जो कि आपके पास क्रोमोसोम को पुल करते हैं दोनों साइडों पे। तो वो जो स्पिंडल फाइबर्स बने होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स अगर हम देखें तो ये 9 सेट होते हैं, और हर सेट में आपके पास
3 ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। ये देखें, ये एक सेट है, एक सेट में आपके पास 3 ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स है, नंबर 1, सेकंड एंड थर्ड। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ट्रिपलेट सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स के टोटल आपके पास कितने सेट बन जाते हैं? 9 सेट होते हैं, और हर सेट में कितने ट्यूब्यूल्स होती हैं? 3 ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, एनिमल सेल में देयर आर 2 सेंट्रियोल्स, जो कि आपके पास न्यूक्लियस के एक्सटीरियर साइड पे होते हैं। वो जो जब 2 सेंट्रियोल्स होते हैं उनको हम कहते हैं, नाउ दे आर कॉल्ड एज सेंट्रोसोम। 2 सेंट्रियोल्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम, ठीक है। तो मैंने बताया कि इट हैज बीन दी स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, और इसके अलावा इसका फंक्शन है, इट हैज बीन द फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया एंड फ्लैजेला बेसिकली 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं ऑन द आउटर साइड ऑफ द सम ऑर्गेनिज्म, लाइक जैसे पैरामीशियम है, पैरामीशियम पे आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसके आउटर साइड पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको फ्लैजेला कहते हैं। वो सिलिया और फ्लैजेला का फंक्शन क्या है कि इट हैज बीन द मूवमेंट ऑफ द प्लांट। जैसे एनिमल्स में देखें तो एनिमल्स में 2 आपके पास लेग्स होती हैं जो मूव करने में हेल्प करती हैं, इस तरह सिलिया और फ्लैजेला बेसिकली मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वो कौन बनाते हैं? बेसिकली वो सेंट्रियोल्स उसको हेल्प करते हैं बनाने में। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनेली है, दैट इज वैक्यूल। वैक्यूल मैंने आपको बताया कि आपके पास एक फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनेली होती है। इसका फंक्शन क्या है कि स्टोर इन फूड, कि आपके पास जो भी फूड आपके पास वाटर है वो सारा का सारा सेल में वो कहाँ पे स्टोर होगा? बेसिकली वैक्यूल में स्टोर होगा, ठीक है। एनिमल में ये छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट्स में एक ही लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और इसी वजह से लार्ज वैक्यूल होने की वजह से जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस है वो एक साइड पे चला जाता है, ठीक है। अच्छा, और ये वैक्यूल बेसिकली आपके पास फूड स्टोर करने में भी हेल्प करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो इसको एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स उसको भी उसमें भी ये हेल्प करवाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो ऑर्गेनेलीज है, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज थी जो कि आपके पास सेल के अंदर प्रेजेंट थी। हर ऑर्गेनेली का आपको पता है दे हैव डिफरेंट फंक्शन। जब ये सारे मिलकर फंक्शन करते हैं तो एक सेल पूरा का पूरा क्या कर रहा होता है? वर्क कर रहा होता है, ठीक है। सो आज के लिए काफी है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर ले, तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो रोज बरोज कम होती जा रही है। आज सिर्फ 14 स्टूडेंट आए हुए हैं, 13। तो इस चीज को थोड़ा सा आप श्योर करें। जी रहीक्षा, आपका कोई क्वेश्चन है? सर, जो वैक्यूल्स होती हैं ये प्लांट में स्मॉल अमाउंट्स में प्रेजेंट होती हैं, तो ये लार्ज अमाउंट्स में किस तरह अगर होंगे तो क्या होगा अगर उसके इनर सेल में लार्ज अमाउंट में होंगे? नहीं, वैक्यूल जो है वो बेसिकली प्लांट्स में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते हैं। मैंने कहा कि एनिमल्स में छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन होते हैं बहुत सारे एनिमल सेल्स में। जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल होता है लेकिन एक ही बड़ा वैक्यूल होता है जो कि पूरे प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। स्मॉल थोड़े से वैक्यूल नहीं होते हैं, होता है लेकिन वो एक जगह पे होता है कि वो एक ही बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। जी, इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, ठीक है। तो अटेंडेंस में है वो मैं आपकी ले रहा हूँ, तो फिर आपने इसको एक दफा रीड आउट कर लेना है। अगर किसी को देन भी कोई चीज ना समझ आई तो वो फिर मुझसे नेक्स्ट क्लास में जो है वो इस चीज को हम दोबारा डिस्कस करेंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।